हेलो क्लास 10th साइंस का तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग तुम्हारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसका रिवीजन बैच में लेके आया हूं। अभी केमिस्ट्री की पूरी क्लास रहने वाली है हमारी, ये मैराथन लगा लो कंप्लीट एक प्रकार से, जिसके अंदर जो केमिस्ट्री के तुम्हारे जो 4 चैप्टर हैं वो चारों के चारों चैप्टर में कंप्लीट रिवीजन, उन चारों चैप्टरों का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का ही मटेरियल रहेगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे या जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं वो भी डिस्कस करूंगा। बट और उसके अलावा जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन बनने की वो चीज भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वाइज ये वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, देखो जरा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये जनरल फैक्ट्स है, इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन किन के ऊपर पूछेगा वो मैं साथ साथ तुम्हें बताता ही रहूंगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल इक्वेशन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है। एक क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा 3 मार्क्स के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो लास्ट 2 ईयर से जो तुम्हारा पेपर में आ रहा है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो बाकी जो भी रहेंगी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी की सारी इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वही समझ लो टाइम वेस्ट के, है ना। देखो जरा सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर होना या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना वही क्या कहलाता है, हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले रस्टिंग ऑफ आयरन। तुम लोगों को पता है एयर या मॉइस्चर और वाटर के मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते ही जो आयरन है उसकी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डाउट ये रहता है कि ये भाई केमिकल इफेक्ट होगा या जो हमारा फिजिकल इफेक्ट होगा या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो हमेशा ये केमिकल चेंज रहेगा क्योंकि इसके अंदर केमिकली वो चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दही बनना किससे, दूध से। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो डाइजेशन होता है या जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, वो सारा का सारा ये जितनी भी है ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगी। केमिकल चेंज इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन हैज ऑक्यूर्ड। और कोई भी केमिकल अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन हुई है, उसी की वजह से ये केमिकल चेंज हुआ है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी भाई, केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट अगर देखें तो इसके अंदर आता है भाई केमिकल इक्वेशन। अब सीधी सी बात है कि भाई मेरे को पता है कि दूध है, दूध से दही बन रहा है, लेकिन मैं उसको कैसे ना कैसे रिप्रेजेंट तो करूंगा ना। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उन फॉर्मूलाओं का, जैसे अगर मैं बात करूं वाटर है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O की रिएक्शन अगर मैं किसी से भी करवा रहा हूं यार, वाटर की रिएक्शन में किसी से भी करवा रहा हूं, तो उसकी रिएक्शन के अंदर जो उसके सिंबल्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है भाई, हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो तुम लोगों को पता है, मैंने पहले भी बता रखा है जब हमने चैप्टर किया था, कि भाई यहां पे क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट से रिएक्शन होके क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यहां पे रिएक्टेंट में मैंने यूज किया, जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया सब्सटेंस ए है, बी है और इनसे बन क्या गया, सी और डी। तो ये जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी ये क्या कहलाएगी, हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर अगर बर्न किया जाता है तो क्या होगा। तुम लोगों को पता है कि जब भी बर्निंग का आएगा, यानी कि बर्निंग किस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल की रिएक्शन कभी भी जब अगर ऑक्सीजन के साथ होगी, मेटल की रिएक्शन कभी भी ऑक्सीजन के साथ होगी तो वो हमेशा क्या बनाएगा भाई, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो मेरी थी ये भाई एक केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। इससे अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बन गया, MgO। यहां से क्या बन गया, MgO। तो ये मेरी क्या कहलाएगी भाई, ये जो मेरी कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर देखेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे करेंगे भाई, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर कितना, 1, मैग्नीशियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2, इधर 1 है।
इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इधर भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 2। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। लेकिन इसके जो ये रिप्रेजेंटेशन है, यही हमारी क्या कहलाएगी भाई, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर अगर देखें तो वही वाली चीज दे रखी है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डिजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू ए व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम के अंदर जब भी आग लगाई जाएगी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाएगा, तो वो कैसा फ्लेम देगा, डिजलिंग फ्लेम, व्हाइट फ्लेम देगा, और वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पाउडर के अंदर। और वो जो पाउडर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आने का चांस 110% है। 2 मार्क्स में तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तुम्हें ये स्टेटमेंट भी लिखना है, प्लस में साथ में इसमें रिएक्शन भी लिखनी है। 2 मार्क्स के अंदर तुम्हारे ये आ सकता है। मैग्नीशियम इज रब्ड विद सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर अलाउइंग इट टू बर्न मोर इजिली। और बॉय क्या बोल रहा है कि इसको बर्न करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, इसको रब किया जाता है सैंड पेपर से, ताकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उसको इजिली हटाया जा सके। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी भाई। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल्स के अंदर। और ये हमने एक रिएक्शन देखी कि भाई अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, मेटल है, मेटल का जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे करनी है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो उसका सीधा सा फंडा होता है कि भाई हमें क्या करना पड़ता है। एक तो मास का होता है, तुम्हारा मास वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बैलेंस करना है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का है कि मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर होना चाहिए, प्लस नंबर ऑफ एटम्स होंगे ईच साइड, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। हमें ये नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूंगा, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर जो उसके नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर होने चाहिए, और वही हम इस चीज के अंदर बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को एक रिएक्शन दे रखी थी, Fe आयरन की रिएक्शन हुई वाटर के साथ। ठीक है, तो भाई आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, रस्टिंग वाला। तो यहां से क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ये हमारी एक अनबैलेंस इक्वेशन है। मेरे को कैसे पता चला कि भाई ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, भाई यहां से अगर मैं देखूंगा आयरन के कितने एटम है, 1 है, इधर कितने आ गए, 3। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितने आ गए, 4। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए तुम पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तुम्हारे, जैसे लास्ट टाइम अगर तुम देखोगे तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन आया था, 2 एग्जांपल दे रखे थे, वो 1.5 मार्क्स में दे देगा, या फिर एक एक नंबर में 3 दे देगा तुम्हें। अगर एक एक नंबर के 3 आ रहे हैं तो तुम डायरेक्ट उसको बैलेंस करके लिख सकते हो। बैलेंस करने के लिए क्या किया भाई, यहां पे 3 थे तो मैंने इसके आगे 3 लगा दिया, अब आयरन तो बैलेंस हो गया। अब यहां पे ऑक्सीजन देखोगे तो 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने थे, 1 है, तो इसके आगे मैंने 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहां से हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने रहे, 2 ही थे, तो यहां 4 लगाया तो यहां भी क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। यानी कि इसका मतलब यहां से अगर देखूंगा तो हाइड्रोजन कितने, 4 2 जा 8, और इधर भी कितने, 4 2 जा 8। यहां ऑक्सीजन कितने, 4, इधर ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के आगे कितना लगाया, 4, तो कितने हो गए, 4। आयरन कितना, 3, और यहां से भी कितना भाई, 3। तो ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर एटम्स और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो ये क्या होगी, दिस इज अ केमिकली बैलेंस इक्वेशन। तुम्हें हमेशा इसी तरीके से बैलेंस कर रहा है उसको। अगर तुम्हें ज्यादा नंबर में आ जाएगा तो जो हम तरीका करते थे भाई, यहां हम रिएक्टेंट लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे प्रोडक्ट, और इधर हम क्या लिख देंगे, एलिमेंट, कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है। अब यहां से देखेंगे तो Fe था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में लिखना हमेशा। यहां कितने थे रिएक्टेंट में, 1 है, यहां कितना है, 3। हाइड्रोजन इधर कितने हैं भाई, 2, और इधर भी कितने थे, 2। ऑक्सीजन देखेंगे तो इधर कितने हैं, 1, और इधर कितने थे, 4। अब इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो कैसे करूंगा, सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब ये 2 2 तो बराबर थे, इधर किससे करना पड़ेगा, 4 से। जब यहाँ 4 से करना पड़ेगा तो यहाँ भी मेरे को किससे करना पड़ा भाई, 4 से, और यहाँ 4 से हो गया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 से। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 3, यहाँ 4 2 जा 8, और यहाँ से कितने, 4। देख लो जी, 3 8 4 3 8 4, ये हमारी क्या हो जाएगी, केमिकली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, देखो जरा यहां से देखोगे तो एक रिएक्शन यहां भी दे रखी है, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और वाटर था। यहां से अगर तुम देखोगे तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की थी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O।
अब यहां से अगर मैं देखूंगा तो ऑक्सीजन एक है, यहां दो है, तो मेरे को इसके दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां जब दो कर दिया तो 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहां भी कितना करना पड़ेगा 2 से। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, केमिकली बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हमें सारी इक्वेशन क्या करनी है भाई, बैलेंस करनी है। 3 नंबर में 110% इस टॉपिक में से आएगा, बैलेंसिंग करने वाले में से। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चेंजिंग इन कलर, गैस, इवोल्यूशन। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आते हैं उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो भाई उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लगता है तो पहला कलर देख लो कैसा होता है और बाद में देख लो कैसा रेडिश रेडिश हो जाता है, पहली चीज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे सोडियम है उसको मैंने पानी में डाल दिया तो फ्यूम्स निकलते हैं ना, फ्लेम निकलता है, तो वो ये गैस इवोल्व होती है। यहाँ पे इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट निकलती है या तो एब्जॉर्ब करेगा या उसको क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेशन, पीपीटीज बन जाते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होती हैं कुछ जो बाद में वापस चेंज हो जाती है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी उनकी चेंज हो जाती है या उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड वाइस वर्सा। तो वही सारी चीजें दे रखी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। एक नंबर में अगर पूछे तो पूछ ले, वरना इसमें से नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब से यहां से ये चैप्टर हमारा मेन स्टार्ट होता है। चैप्टर क्या है भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इनके अंदर अगर देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो लास्ट पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो 3 मार्क्स में अंदर आएगा, डिफाइन या स्टेट या व्हाट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन सिंपल लैंग्वेज में, और गिव्स वन एग्जांपल। 3 मार्क्स के अंदर आएगा। और अगर तुम्हें एग्जांपल नहीं भी पूछा और 3 मार्क्स के अंदर दे रखा है तो तुम्हें एग्जांपल लिख के आना है, उसकी केमिकल रिएक्शन लिख के ही आनी है। यहां से सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 5 टाइप की रिएक्शंस हम देखेंगे इसके अंदर। और पूरा का पूरा अगर तुम इस चीज में देखो कॉन्सेप्ट में, तो ये पांचों की पांचों उतनी ही सेम वेटेज में, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का मूड क्या हो कि पिछली बार डीकंपोजिशन दिया था, क्या पता अब की बार कॉम्बिनेशन दे दे, क्या पता ऑक्सीडेशन दे दे। तो हमारे लिए इनका सेम ही एक प्रकार से वो है वेटेज, तो सेम ही हम इनको इंपॉर्टेंस देंगे, सारी की सारी हम पढ़ के चलेंगे। ठीक है, कोई भी ये नहीं है कि हाँ तुम कॉम्बिनेशन छोड़ दो या डीकंपोजिशन कर लो, पांचों की पांचों देखेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर रहा है, यानी कि इनके अंदर 2 चीजें कंबाइन होके बन रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। भाई ए एक रिएक्टेंट था, बी दूसरा रिएक्टेंट था, दोनों मिले, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। जैसे वाटर का ले लो, मैंने अभी तुम्हें बताया था रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, और यहां पे बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट था, ये दूसरा रिएक्टेंट, दोनों मिले, यहां पे इन्होंने सेम प्रोडक्ट बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कहलाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो है हमारी भाई ये वाली। इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हमसे पूछेगा स्लेक्ड लाइम क्या होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, और एक बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम जो होता है वो। इनके अंदर रिएक्शन जो आएंगी वो इनके फॉर्मेशन के ऊपर आएंगी। डायरेक्ट तुमसे बोल देगा राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम या स्लेक लाइम। तो स्लेक लाइम वाली में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होगी वाटर के साथ, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ये हमारा क्या रहेगा भाई, स्लेक लाइम होगा। CaO की रिएक्शन वाटर के साथ क्या बना देगा, CaOH की ट्वाइस। ये किसकी रिएक्शन है भाई, स्लेक लाइम की। इसके अंदर भी क्या है, 2 रिएक्टेंट है, वो मिले हैं और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन एग्जाम में करके ही जाना। ठीक है, अगर तुम वैसे नहीं आएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई, तो उसके अंदर एग्जांपल दे दो, तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन तो रट ही लेना भाई पूरी। ठीक है ही क्या, CaO है, उसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, CaOH की ट्वाइस बना देगा, खत्म। रिएक्शन दैट रिलीज हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। अभी क्वेश्चन आएगा डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो वाली रिएक्शन देखो, एग्ज इससे याद रख लेना,
ई एक्स से क्या बनता है भाई, एग्जिट बनता है। एग्जिट मतलब बाहर निकलना है, ठीक है। यानी कि वो वाली रिएक्शन जिनके अंदर हीट रिलीज होगी, कोई भी रिएक्शन हुई तो हीट रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी कहलाएंगी भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। रिएक्शंस दैट रिलीज हीट, जिनके अंदर हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट से याद रख लेना, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। और जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक, एंडो इन अंदर जाना है, यानी कि जिनके अंदर हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी रिएक्शन टेक्स प्लेस करवाने के लिए, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। पहला हमने देखा कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दो सिंगल रिएक्टेंट हैं वो मिलेंगे और वो क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट बना देंगे। हमने यहाँ पे स्लेक लाइम वाली रिएक्शन देखी, वाटर की फॉर्मेशन देखी। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको ही पता है बच्चे को, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना भाई, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो वाली होती है जिनके अंदर हीट इंक्लूड हो रही है, एंडोथर्मिक हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है रिएक्शन करवाने के लिए, और एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ये हमारा पहला रिएक्शन का टाइप है, कंप्लीट। सेकंड आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है समझो, इसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट। जैसे मैं मान लू ए बी है, उससे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, कंबिनेशन का उल्टा, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उसके टुकड़े होके दो बन जाएंगे, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूंगा एग्जांपल, तो क्या होगा भाई, डीकंपोजिशन। यहां से अगर देखेंगे CaCO3 है, क्या है भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनकी रिएक्शन करवाई, क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। यहां से अगर देखेंगे सिंगल रिएक्टेंट था, सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गए मेरे, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। यहां से डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट दे रखा है, FeSO4 की रिएक्शन हुई, क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 निकल जाएगा और SO3 निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन भी मेरी क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। बताओ भाई यहां तक कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होना, डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहां से अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी कि क्या करेगा, एक बंदा दूसरे बंदे को रिप्लेस कर देगा। कौन सा बंदा करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा, किसके रिस्पेक्टिव टू लेस रिएक्टिव कंपाउंड। यहां से अगर मैं देखूं, ए था, ये बी है, सी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया, सी जो है यहां से हट गया और किसके साथ जुड़ गया, ए के साथ, और बी अकेला निकल गया। यहां से अगर मैं एग्जांपल देखूंगा तो एग्जांपल दे रखा है Zn जिंक प्लस CuSO4। यहां से क्या बन जाएगा, जिंक के साथ लग जाएगा SO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4, और कॉपर है वो हमारा अलग निकल जाएगा। यहां के अंदर क्या हुआ, SO4 डिस्प्लेस हो गया, किसके साथ लग गया, जिंक के साथ। तो ये रिएक्शन मेरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर एक कंपाउंड यहां से, एक एलिमेंट यहां से निकला और दूसरे के साथ जुड़ गया और नया कंपाउंड बना लिया। ये क्या कहलाएगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ कोई डाउट हो तो। ये ऐसे ही अगर इसके अंदर देखें, अगर दो एलिमेंट निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। अगर मैं इसके अंदर अगर देखूं तो यहां पे मेरे को दे रखा था, जैसे ए बी था, इसके साथ क्या है, सी डी की रिएक्शन करवाई, तो ए के साथ डी लग गया और उसके साथ क्या लग गया, बी के साथ सी। जैसे रिएक्शन है यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हुई। यहां से अगर देखेंगे, देखो जरा मैं समझाता हूं इसको, देखो जरा क्या दे रखा था, मेरे को दे रखा था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हुई किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। अब क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये HOH निकलेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, NaCl, और यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, H2O। तो देखो दो चीजें डिस्प्लेस हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहीं अगर देखेंगे तो दूसरी रिएक्शन सोडियम सल्फाइड, और रिएक्शन इसकी हो रही है बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इतने एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां से अगर देखेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट मान के जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं,
कि एक एक्स सब्सटेंस है वो इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये रिएक्ट कर रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, तो उसमें भी ये तुम्हारे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, रिएक्शन दे रखी हैं, ये हेल्प करेंगी। ये बैलेंसिंग में भी आ सकती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन भी पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो जरा आगे, अब तक हमने जो पढ़ी है वो 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनके अंदर 2 कंपाउंड रहेंगे, रिएक्टेंट रहेंगे, वो कंबाइंड होकर तीसरा बनाएंगे। दूसरी हमने पढ़ी थी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट 2 बनेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट डिस्प्लेस होकर नए कंपाउंड बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे और तीसरा नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी लास्ट टाइप हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है समझो जरा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, वो हमारी कहलाएगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होगा समझो जरा। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, यानी कि गेन करे क्या, ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या लूज करे हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन तो रिमूव हो और हाइड्रोजन गेन हो, तो वो क्या कहलाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हो, वो क्या कहलाएगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, वो क्या कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये चीज तुम्हें क्या करनी है भाई, रिवाइज करनी है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। यानी कि इसके अंदर अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन में हमने देखा एडिशन हो ऑक्सीजन का या रिमूवल हो हाइड्रोजन का, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन लूज करेगा और गेन करेगा क्या, हाइड्रोजन, और दोनों जिसमें हो रही हो वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो वो क्या कहलाएगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। बताओ कोई डाउट हो तो भाई, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट की अगर बात करूं तो इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, देखो ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि भाई कोरोजन का मतलब क्या होगा, डिफाइन करो उस चीज को। तो द प्रोसेस बाय विच मेटल आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस विद अ सब्सटेंस इन देयर एनवायरनमेंट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड। मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस के कारण, मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस के कारण, मॉइस्चर और एसिड की प्रेजेंस के कारण जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रांसफरिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सारी किसकी वजह से होती है, ये सारी कोरोजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कोरोजन की वजह से होती है। वही अगर मैं बात करूं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे तुम लोग देखते हो जैसे कुछ खाने का सामान रखा रहता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, स्मेल सी हो जाती है, ठीक है, या जिसको हम खाने के बाद क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो क्या होती है, हमारी रेंसिडिटी होती है। द स्पॉइलेज of fat and oil food leading to unpleasant taste and smell due to oxidation, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हुआ उसकी वजह से उसके अंदर उसका टेस्ट और उसकी जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या कहलाएगा भाई, रेंसिडिटी। प्रिवेंशन, उसको बचाया कैसे जा सकता है, जैसे भाई अचार वगैरह है उनके अलग बर्तन होते हैं उसके अंदर डालते हैं हम, ठीक है, और चिप्स वगैरह के जो कुरकुरे या जो भी ये चीजें होती है इनके अंदर नाइट्रोजन फिल की जाती है, ये इसके बचाव के कारण होते हैं। जैसे भाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया उसके अंदर, स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, हवा पास ना हो ऐसे कंटेनर में डाल दिया, या फिर रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेशन उसके अंदर उसको प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। एग्जांपल स्पॉइल्ड बटर, ऑयल कुकिंग ऑयल, या फिर स्टेपल चिप्स, ये सारे के सारे क्या है भाई, स्टेल चिप्स, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। देखो जरा आगे, ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। पहले चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
जब अगर देखें तो 6th क्लास से जो साइंस स्टार्ट हो जाती है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सोल्ट क्या होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, और उनको पहचानने के लिए कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। अब जो हम कर पढ़ेंगे ये चीजें नॉर्मल थी जो अब तक हम पढ़ते आए थे। अब जो हमारा आएगा वो आएगा भाई इनकी रिएक्शंस, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अगर देखेंगे तो एसिड बेस क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर क्या हो गए, कुछ नेचुरली ओक्यूरिंग एसिड्स है, ठीक है, आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड क्या है, ठीक है, और ये आर्हीनियस थ्योरीज या फिर ब्रुनाइज लोवरी थ्योरी जो है, एसिड बेस रिएक्शंस हो गई, एसिड एंड बेस इन वाटर, एल्कलीज क्या होती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब उनकी जो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस होगा, वो सारी चीजें। पीएच स्केल देखेंगे, रियल लाइफ में पीएच स्केल की क्या वैल्यूज होती हैं, जैसे मिल्क हो गया या फिर लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनका पीएच कितना होता है, वाटर का कितना होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। सोल्ट देखेंगे, नए नए पीएच ऑफ सोल्ट देखेंगे, केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट या इंपोर्टेंट एक्टिविटीज, ये सारे का सारे के अंदर कंप्लीट हम कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला हमारा। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिड और बेस की, तो क्या होते हैं, देखो एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, ठीक है, एसिड जो होता है उनका टेस्ट कैसा रहता है, साउर रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा टाइप रहता है। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ब मींस एसिडियस। ये क्या करते हैं, देखो तुम लोगों को पता है लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर देखो इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये एसिड दे रखा है और ये क्या दे रखा है भाई, बेस दे रखा है। क्या करते हैं भाई, इससे वो चीज समझो। लिटमस पेपर क्या होता है भाई तुम लोगों को दो बीकर लाके रख दिया मैंने, एक में एसिड है एक में बेस है, मैं पूछूं भाई बताओ इसमें कौन एसिड कौन बेस, ये थोड़ी है पी के बताओगे, है ना। तो क्या करोगे भाई तुम, कोई ना कोई इंडिकेटर रहेगा। इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करता है, जैसे बाइक वगैरह हम देखते हैं ना, लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया, राइट इंडिकेटर, वो सजेस्ट कर रहा है पीछे वाले को कि भाई मैं किधर जा रहा हूं। तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो इंडिकेटर होता है, ये क्या करता है भाई, सजेस्ट करता है या हमें बताता है कि भाई ये क्या है, एसिड है या बेस है। तो जो एसिड रहेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा भाई, रेड में। ब्लू लिटमस को कैसे किस में चेंज कर देगा भाई, रेड में। जैसे यहां पे अगर देखोगे ब्लू लिटमस पेपर था और जब एसिड में डिप किया तो ये कैसा हो गया, रेडिश कलर का हो गया, ठीक है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होगा कि ये एसिड है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, एसिटिक एसिड हो गया एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे क्या है, एसिड्स है, ठीक है। वही अगर मैं बेस की बात करूं तो बीटर टेस्ट होता है, बीटर मतलब हल्का हल्का कड़वा टाइप, जिलबला टाइप जो होता है उस टाइप का। ये चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू में। यहां पे अगर तुम देखोगे रेड लिटमस पेपर था और इसने डिप किया जो उसमें बेस में, तो इसने किसको कैसा कन्वर्ट कर दिया भाई, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इससे याद रख लेना, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, यानी कि बेस अगर आएगा तो ब्लू में चेंज होगा। और रेड फॉर एसिड तो तुम्हें पता है, या रेड कलर होता है वो खतरे की घंटी होता है ना, बैल देखो रेड कलर से देखते भागता है ना, तो उसी चीज से तुम समझ जाओ कि जो रेड कलर होता है वो डेंजर का साइन होता है। एसिड भी क्या होता है, डेंजर होता है, ठीक है। कैसे ये होते हैं ना, आशिक वाशिक, हाँ नहीं बोलती लड़की पे एसिड फेंक के भाग गए, है ना, अनपढ़ लोग। देखो यहां पे अगर तुम देखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, NaOH, ये भी हमारा क्या है भाई, बेस है, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, बेस है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, देखो जरा, नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक लिटमस, टर्मरिक, टर्मरिक क्या होती है हमारी हल्दी, रेड गैबेज लीव्स एंड कलर्ड पीटल्स फ्रॉम द फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंगा पीट्रिया। ये कुछ जो तुम्हारे दे रखे हैं सारे के सारे कैसे हैं, नेचुरल इंडिकेटर। इसके अंदर तुम्हें याद रखना है लिटमस का और टर्मरिक का, ठीक है, बाकी सारे एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखोगे कुछ हमारे होते हैं भाई सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमारे द्वारा खुद से बनाए जाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिलप्थलीन हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंथेटिक है, यानी कि मैन मेड है एक प्रकार से लगा लो, ठीक है। और उसके अंदर अगर देखेंगे नेचुरली लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड गैवेज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इंडिकेटर का रिजल्ट क्या आएगा भाई, रेड में लिटमस है तो क्या आएगा, एसिड के अंदर नो चेंज,
और बेस में क्या बना देगा भाई, ब्लू। ब्लू लिटमस है तो रेड बना देगा और बेस में नो चेंज आएगा। फिलिप्लिन सॉल्यूशन में कलरलेस आएगा और बेस होगा तो पिंक बना देगा। मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर आएगा तो वो एसिड है, अगर येलो कलर आता है तो वो बेस है। ये टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार पूछ भी लेते हैं एमसीक्यू में कि भाई बताओ मिथाइल ऑरेंज के अंदर, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के अंदर अगर एसिड डाला जाए या एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला जाए तो कलर कैसा होगा, तो रेडिश कलर देगा और बेस में येलो कलर देगा। ठीक है, देखो जरा आगे कुछ यहां पे दे रखे हैं हमारे को नेचुरल ऑक्यूरिंग एसिड, जैसे सब्सटेंस हो गया, जैसे पूछ लेता है कि बताओ इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा। तो मैं अगर बात करूं विनेगर, विनेगर में कैसा कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सीट्रिक एसिड होता है, लेमन में सीट्रिक एसिड हो जाएगा, टेमरेंड में टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, मिल्क के अंदर जो कर्ड होता है लैक्टिक एसिड होता है, आंट जो चींटी होती है जो डंक मारती है उसके अंदर कौन सा होगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एसिड्स दे रखे हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ये चीज भी तुम्हें याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। देखो भाई इसके अंदर अगर देखेंगे तो क्या होता है भाई, आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं समझो, व्हेन इन वाटर और मोल्टन फॉर्म ब्रेक डाउन इनटू आयंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। आयनाइजेबल कौन से होंगे, जब भी उनको उनकी रिएक्शन होगी तो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए। जैसे यहां से अगर देखेंगे तो यहां से Na पॉजिटिव निकल जाए और Cl नेगेटिव, यहां से अगर मेरा क्या था भाई NaCl था, इसको ब्रेक डाउन करिए जाए तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये कैसे कहलाएंगे मेरे भाई, आयनाइजेबल कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, आयनाइजेबल कहलाएंगे। वही नॉन आयनाइजेबल में जो सेपरेट नहीं होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6 और एसीटोन हो गया, ये कभी भी क्या नहीं होंगे भाई, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो ये नॉन आयनाइजेबल कहलाएंगे। ठीक है, एसिड बेस की बात करूं तो एन एसिड कंटेन हाइड्रोजन एंड कैन डोनेट ए प्रोटोन, यानी कि एसिड हमेशा क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। बेस की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि H पॉजिटिव गेन करेगा, OH नेगेटिव वाला इसके अंदर सिनेरियो रहता है। ठीक है, एसिड यूजुअली हैव सार टेस्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इतना कुछ बार बार ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस स्लाइड के अंदर ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर आर्हीनियस हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी थी इनको डिफाइन करने के लिए। ये क्या थी कि भाई जो एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे एक्वस, और H3O पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे वाटर के अंदर। यही आर्हीनियस बेस की बात करें तो OH नेगेटिव करेंगे किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर। कुछ एग्जांपल दिए थे इन्होंने, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बेस में NaOH, KOH और CaOH की ट्वाइस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, इनके दिए हुए थ्योरी के एग्जांपल्स थे जो एसिड और बेस में इन्होंने डिफाइन किए थे। वही अगर मैं बात करूं ब्रोनस्टीड लोवरी थ्योरी की, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था, एसिड H पॉजिटिव डोनर होता है और जो बेस होता है वो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है, यानी कि उस चीज को एक्सेप्ट करता है। बताओ कोई डाउट हो तो, ये दोनों थ्योरीज थी जो इनके द्वारा दी गई थी। अगर पेपर में पूछी जाती है तो तुम लोगों को यही चीज उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। ये एग्जांपल्स इतना देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना एसिड के अंदर क्या बताया गया था और बेस के अंदर क्या। इधर देखेंगे तो एसिड के अंदर क्या और बेस के अंदर क्या है। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एसिड बेस रिएक्शंस के ऊपर। देखो जरा यहां से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा कि अगर कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है और उसकी रिएक्शन होती है मेटल के साथ, तो भाई क्या बनाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई एसिड होगा और उसकी रिएक्शन होगी मेटल के साथ तो वो क्या बनाएगा भाई, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, और हीट निकल जाएगी। हीट क्या करेगी, निकलेगी। हीट निकल रही है तो क्या कौन सी रिएक्शन कराएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे मैंने एसिड माना HCl, रिएक्शन करवाई मेटल के साथ, मेटल Mg मैग्नीशियम मान लिया तो क्या बन जाएगा MgCl2, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई भाई, निकल गई। यानी कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन हुई तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बना दिया। सोल्ट कौन सा, MgCl2 सोल्ट होता है। यही अगर मैं सोडियम की रिएक्शन करवाता तो वो NaCl सोल्ट बना देता, जिसको टेबल सोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन ये हमारी थी भाई पहली रिएक्शन, ये बैलेंसिंग में भी पूछ ले तुमसे या वैसे एक्स कंपोनेंट मान के कैसे भी तुमसे पूछ सकता है, ये याद रखना। ठीक है, कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन अगर हो जाए मेटल कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3 होता है, कोई भी मेटल होगा उसके साथ CO3 अटैच कर दो, कार्बोनेट बना देता है।
अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो जाए तो वो क्या बनाएगा भाई, सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में गैस निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे HCl की रिएक्शन करवाई कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की ये तुम्हारे जिस हिसाब से डिफाइन कर रखी है। इनके साथ तुम यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर कोई भी चीज तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन रिएक्शन का फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पे मैं एसिड दूसरा ले लेता या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट दूसरा ले लेता, लेकिन रिएक्शन तो वही बनेगी कि इधर हमेशा क्या बनेगा भाई, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसके अंदर सोल्ट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और हीट निकल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, इसके अंदर क्या होगा, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पे रिएक्शन होगी किसके साथ, सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ, तो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा और यहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एसिड बेस की अगर बात करूं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, देखो एसिड का मतलब H पॉजिटिव, वाटर के साथ रिएक्ट क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेस है, बेस की रिएक्शन हुई तो क्या बना देगा, Na पॉजिटिव अलग निकल जाएगा और OH नेगेटिव अलग निकल जाएगा। ये वही आयनाइज्ड वाला हो जाएगा हमारा, जिसके अंदर दोनों के दोनों अलग निकल जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे है एल्कलीज क्या होते हैं। देखो एल्कलीज क्या होते हैं उस चीज को समझते हैं। बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो वाले बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलीज बोला जाता है। जब भी डेफिनेशन आए 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ ले कि एल्कलीज क्या होता है तो क्या डिफाइन करोगे, वो वाले बेस, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, जो सोल्यूबल हो किसके अंदर, वाटर के अंदर। दे आर सुपी टू टच, सुपी टू टच समझ रहे हो, साबुन की तरह चिकने टाइप समथिंग होंगे, बीटर होंगे, कड़वे होंगे एंड कोरोसिव होंगे। ठीक है, कोरोसिव क्या होता है, जो किसी पे इजिली चिपक नहीं जाता, ठीक है, स्लिप मारता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस की अगर बात करें तो भाई देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को होंगे कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएट करेंगे, और वीक वाले रहेंगे पार्शली डिसोसिएट करेंगे, यानी कि मिक्स नहीं होंगे एक प्रकार से। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो कुछ बता रखे हैं एल्कलीज, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेस जिंक हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलीज वर्सेस बेस का वो बता रखा है हमें। ठीक है, इस तरीके से तुम देखोगे तो मेंशन करके रखा होता है बोतलों पे कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा क्या है, सारी चीजें दिखाई देती है हमें। ठीक है, देखो जरा आगे। अब बात करते हैं कॉमन इंडिकेटर्स एंड देयर कलर। भाई लिटमस पेपर की हमने बात की, अगर एसिड है तो रेड बना देगा, बेस है तो ब्लू बना देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड है तो रेड, बेस है तो येलो। फिलप्थलीन में देखेंगे एसिड है तो कलरलेस देगा और बेस है तो पिंक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखना भाई। ठीक है, इसी के अंदर अगर देखें तो 3 प्रकार के इंडिकेटर हमने देखे हैं अभी तक। एक होता है नेचुरल, जो टर्मरिक या लिटमस हो गया, सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिलप्थलीन आ जाएगा, और ऑल फैक्ट्रीज में ओनियन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल की रेंज जो होती है, देखो नीचे जो दिखा रखा है इस तरीके का होता है, कहां से भाई, 0 से लेके 14 तक। पीएच स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 से अगर मैं छोटे की तरफ जाऊंगा इधर की तरफ तो वो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और अगर 7 से बड़ा 14 की तरफ जाऊंगा तो एल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, लोअर पीएच रहेगा तो हाइयर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन होगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है एसिड के अंदर H पॉजिटिव होता है। ठीक है, वहीं अगर बेस की बात करूं तो OH नेगेटिव वाला आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखें बॉडी का पीएच, हमारी ह्यूमन बॉडी का, तो 7 से लेके 7.8 तक रहता है। एसिड रेंज जो होती है उसका पीएच है वो कितना रहेगा, 5.7 से 5.6 से क्या रहेगा भाई, बड़ा रहेगा, सॉरी छोटा रहेगा। और टूथ डिके बिगिंस व्हेन पीएच इज लेस देन 5.5, 5.5 से अगर कम है तो हमारे दांत है वो क्या हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। ठीक है, डिके होने लग जाता है। एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, जो स्टमक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है कौन भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाला समझ में आया, पीएच स्केल का पूरा डेली लाइफ में जो यूज होना है वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब बात करते हैं सोल्ट्स की। सोल्ट कैसे बनते हैं मैंने बता दिया, एसिड की रिएक्शन जब होती है बेस के साथ तो फॉर्मेशन करता है किसका भाई, सोल्ट का। सोल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन फ्रॉम एसिड एंड कैटायन फ्रॉम बेस। एनायन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो भाई एसिड से आने वाला और बेस से आने वाला, उन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो क्या बनता है भाई, सोल्ट बनता है। पीएच ऑफ सोल्ट की अगर देखें तो भाई सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल बनेगा, पीएच 7 रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो वो एसिडिक बनेगा, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक बनेगा। ठीक है, यहां से तो तुम्हें पता है। और ये कुछ सोल्ट दिखा रखे हैं हमारे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ब्लैक सोल्ट होगा, कोसेर हो गया, टेबल सोल्ट NaCl हो गया, स्मोक्ड सी सोल्ट हो गया, ये सारे के सारे सोल्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारे कुछ सोल्ट है। देखो भाई इसके अंदर भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस चीज को समझो जरा। यहां पे अगर तुम देखोगे तो सिंपल सा फंडा निकल के आता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इन सोल्ट में से आएगा, या तो इनकी फॉर्मेशन पूछ लेगा जिसके अंदर रिएक्शंस हमें लिखनी होंगी, या फिर इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो सिंपल सा आ जाएगा इनका यूज पूछ लेगा। ठीक है, 2 नंबर में दोनों के दोनों हो सकते हैं जो तुम्हें करने हैं इनके अंदर। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहला जो सोल्ट है वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कलीन प्रोसेस से बनता है, इसको रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरो एल्कलीन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएगी किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बना देगा भाई, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। ये वाली रिएक्शन अगर पेपर में आता है तो रिएक्शन भी लिखनी है तुम्हें और स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। CaOCl2 कैसे बनेगा, CaOH की ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने क्लोरीन के साथ, तो क्या बना देगा CaOCl2 और वो वाटर निकल जाएगा। ये किस में होता है, यूज कहां होता है भाई, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, या डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, या फिर किस में अंदर भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है और ये इसके यूजेज है, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर केमिकल नेम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, फॉर्मूला NaHCO3 होता है, NaHCO3। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगी देखो जरा, यहां से अगर देखेंगे एक सेकेंड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है भाई, CuSO4.5H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो भाई ये क्या होता है, जैसे हमारे पुट्टी वगैरह जो करते हैं, प्लस्तर वगैरह जो होता है, और जो जैसे पैर वायर टूट जाता है जो प्लस्तर होता है, वो यही वाली चीज होती है। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम क्या होता है, CaOSO4.2H2O। और इसमें से अगर मैं 1/2 H2O अगर रिमूव कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, हाफ H2O। और ये क्या होता है हमारा भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर किस में आता है, मेकिंग कास्ट और डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारे थे भाई सोर्स जो पेपर में आएंगे। एक्टिविटी में देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है, जैसे हाइड्रोजन गैस टेस्ट हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट हो गया, या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये टेस्ट हमें करने होंगे और एक्टिविटी में हमसे पूछ लेगा भाई इसके अंदर बताओ क्या फॉर्मेशन होगा। तो जैसे जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, जो होता है ना साउंड के साथ क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारी यार लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, किसका भी भाई, जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो जाएगी HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ड्राई HCl गैस है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नो चेंज इन ड्राई ब्लू लिटमस। मोइस्ट लिटमस के अंदर क्या कर देगा, ये रेड बना देगा उसको। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। ये हमारा भाई सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट। सेकंड चैप्टर में इतना ही था जो हमने देखा इसके अंदर, और इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिड बेस सोल्ट क्या होते हैं, उनके रिएक्शंस, पीएच क्या होता है, और जो सोल्ट लास्ट में हमने देखे जो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हारे बनता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है भाई, देखो जरा। सबसे पहले क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर भाई, मेटल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आयनिक कंपाउंड्स कौन से हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स करेक्ट, और जो कंसेंट्रेशन होती है ओर्स के अंदर वो कितनी कितनी होती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका कोरोजन। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेटल्स और नॉन मेटल यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसके अंदर तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा होगा। देखो जरा, मेटल होते हैं वो साइनी होते हैं, नॉन मेटल होते हैं वो डल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में इसके अंदर मेटल कुछ भी लगा लो, जैसे सिल्वर वगैरह हो गया इस टाइप से। और नॉन मेटल में अगर तुम देखोगे तो कोयला वगैरह जो होता है उस चीज से लगा लो,
कि वो ये शाइनी है, देख लो, ठीक है, और वो क्या होता है भाई, डल होता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे अगर ये लगा हुआ है, अगर मैं तार बिठा दूं तो यही डांस करने लगूंगा, है ना, तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ये मेलिएबल होता है, जो मेटल होता है, यानी कि सीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये क्या होता है भाई, ब्रिटल होता है, यानी कि टूट जाता है, बिखर जाएगा। कोयला देख लो, थोड़ा सा मारते बिखर जाएगा पूरा। ये डक्टाइल होता है, ये क्या होता है भाई, नॉन डक्टाइल होता है, जैसे आयरन रोड वगैरह बना देते हैं, कॉपर की वायर बना देते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल सीट बना देते हैं, स्टील के यूटेंसिल बर्तन बना देते हैं, कॉइन्स बना दिए जाते हैं गोल्ड के। तो ये सारे के सारे मेटल्स है। वहीं अगर मैं बात करूं प्लास्टिक बोतल है, ये क्या है भाई, नॉन मेटल है। लकड़ी है, प्लास्टिक की स्पून है, ठीक है, रबर बैंड हो गए, या ग्रेफाइट की पेंसिल हो गई, या सल्फर पाउडर हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं भाई, नॉन मेटल्स है हमारे, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट, मेटल्स की अगर बात करें तो दोज एलिमेंट विच फॉर्म आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स का लूज अगर कर दिया जाए, या इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेंगे तो क्या बनाए, आयंस बनाए, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये लस्टर होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, डक्टाइल होते हैं, इनकी डेंसिटी होती है खुद की, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब जैसे अगर मैं इसको अगर नीचे गिरा के देखता हूं तो इसका साउंड आएगा, वो कैसा आएगा, देखो जरा, ठीक है, यानी कि इसका अगर तुम साउंड देखोगे तो कैसा आएगा, सोनोरस होगा, यानी कि अगर गिराया जाएगा तो ये साउंड देगा, क्रैकिंग कुछ टाइप से साउंड। जैसे प्लास्टिक को ऐसे गिराया जाता है तो सोनोरस साउंड नहीं देगा, रिंगिंग साउंड जिसे बोला जाता है, ठीक है। और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेलिएबल होता है, थीन्स में, सीड्स में उसको क्या कर दिया जाता है, दूसरी शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। वही अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो ये क्या होता है, लस्टर होता है। मेटल हैव ए शाइनी अपीयरेंस नोन एज मेटालिक लस्टर विच इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है, जैसे अगर यहां से बात करें तो इसकी सरफेस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, जिसकी वजह से ये क्या रहता है, शाइनिंग देता है, शाइनिंग नेचर का होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसकी। मेलिएबिलिटी की अगर बात करें तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड एंड और रोल्ड इनटू द थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। इसको अगर मैं यहां से हैमर्ड करूं या थोड़ी से मारूं या इसको प्रेशर लगा के प्रेस करूं तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना ब्रेक डाउन के, बिना टूटे हुए, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी जिसे बोलते हैं। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर पर्टिकुलरली गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। यानी कि सिल्वर की अगर बात करें और कॉपर की बात करें तो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वही सारे के सारे मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कंपेरेटिवली जो सिल्वर है और कॉपर है वो क्या है भाई, ज्यादा वो है, इसीलिए सिल्वर महंगा आता है इसलिए नहीं यूज किया जाता है, लेकिन कॉपर इतना महंगा नहीं है इसलिए तो कॉपर वायर्स यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में, ठीक है। डक्टिलिटी की बात करूं तो मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, वायर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। वो क्या होता है, डक्टाइल नेचर होता है इनका, डक्टिबिलिटी वाला, डक्टिलिटी वाला इनका क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी वो, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनको मेल्ट करने के लिए क्या होगा भाई, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बॉयल करने के लिए भी यानी कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है। डेंसिटी इसकी क्या होती है भाई, हाई होती है इनकी, इसीलिए अगर डेंसिटी हाई होती है तभी तो पानी के अंदर डलते ही क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है। सोनरस होता है, यानी कि जब भी इनको स्टक किया जाएगा या कहीं से सरफेस के ऊपर डाला जाएगा तो रिंगिंग साउंड देते हैं। ये अभी मैंने करके भी दिखाया तुम्हें, है ना, स्क्रैच भी आ गई नए कड़े में मेरे, देखो। अब अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल अगर देखें तो इनकी क्या होती है भाई, वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, सोल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटालिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर ये इन सब के साथ क्या करते हैं भाई, रिएक्शंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले जो हमने अभी यहां पे देखा, इनकी रिएक्शंस वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी, तो इन्हीं की रिएक्शन करके देखते हैं भाई वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करूं तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो मैंने तुम लोगों को चैप्टर नंबर 1 बता रहा था कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल की रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड। तो वही वाली चीज यहां पे दे रखी है कि कोई भी मेटल है अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है
तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। जैसे पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रियसली विद ऑक्सीजन एंड आर स्टोर्ड इन केरोसिन। भाई वो रिएक्ट कर देते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा सोडियम, तुम लोगों ने किया नहीं किया पता नहीं, हम तो भाई हमने तो बहुत किया है। जैसे हमारी जो स्कूल वगैरह में थे हम तो वो होता था, सोडियम मिलता था लेबोरेटरीज में। तो हम गांव में थे तो गांव में क्या होता था, मटके थे पानी के घड़े जिसमें पानी पिया जाता था। आजकल तो वाटर कूलर लग गए है ना, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, लैब से सोडियम चुरा लाते थे और जो मटका होता था उसके अंदर डाल देते थे, तो पूरा फट जाता था। ठीक है, तो तुम जब भी देखोगे लेबोरेटरीज वगैरह में तो जो सोडियम होता है तो उसको किस में अंदर डाला जाता है, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मॉइस्चर के साथ भी अगर रिएक्ट कर गए ना तो वो ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या बना देगा भाई? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, उन्हीं की रिएक्शंस दे रखी है। लेस रिएक्टिव होता है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो Fe हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा हो जाएगा भाई? मैग्नीशियम। रिएक्ट विद हॉट वाटर और ये रिएक्ट विद स्टीम करता है, और यहाँ पे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर दे रखा है, सोडियम और पोटेशियम का हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊंगा, सोल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगी। पिछले चैप्टर में हमने रिवाइज किया था। इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी हमने देखी थी, CuSO4 की रिएक्शन Zn के साथ तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर निकल जाएगा। यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, ये चीज हमने देखी थी सोल्ट फॉर्मेशन के अंदर जब होती है। रिएक्शन विद नॉन मेटल की बात करूं, सोडियम की रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो क्या बना देगा भाई? आयनिक कंपाउंड बनाएगा, NaCl बना देगा। अगर उनको सेपरेट करूंगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग भी हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस थी कुछ। अब बात करते हैं मेटल वाला फंडा हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नॉन मेटल के अंदर। नॉन मेटल कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल वो होते हैं जो नेगेटिव आयंस जिनके ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं भाई? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन से दूसरे उनसे कंपाउंड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? गेन कर लेते हैं दूसरे एटम से। यहाँ पे अगर देखेंगे नॉन मेटल के अंदर भाई कार्बन आ गया, सल्फर आ गया और रेड फॉस्फोरस आ गया। ये सारे के सारे कैसे है भाई? नॉन मेटल्स है। इधर देखेंगे नॉन मेटल्स कुछ है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। ये सारे के सारे क्या है भाई? हमारे नॉन मेटल्स है। डायग्राम के थ्रू तुम्हें दिखा रखा है तो समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टी लैक ऑफ लेक्चर, यानी कि जो जो मेटल में थी वो इनके अंदर नहीं रहेगी। कॉमन सेंस की बात है, लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, वो गुड कंडक्टर थे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, एग्जांपल वगैरह इनके अंदर दे रखा है कि ग्रेफाइट वगैरह ये सारे के सारे। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, भंगूर जो टूट जाते हैं इजिली। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे सारी की सारी दे रखी है इनकी फिजिकल केमिकल। ये थोड़ा और भी बढ़िया लग रहा है पढ़ने में भी। यहाँ पे अगर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ट्रेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एसिड ऑक्साइड्स के साथ, ये सारी की सारी दे रखे हैं। नीचे अगर देखोगे तो सारे के सारे तुम्हें नॉन मेटल्स भी दे रखे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है, पुअर कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, डल होते हैं, इस टाइप से सारा का सारा तुम्हें दिखा रखा है। ठीक है, अब देखते हैं ये सारी की सारी हमने बताई दी, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह सब। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो जरा, आयनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। आयनिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कैटाइन और नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, और वो जो नए बनेगा दोनों का मिक्सर वो क्या होगा? हमारा आयनिक कंपाउंड। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल हमारा जो रहता है उसके अंदर अगर है तो वो सॉलिड्स में पाए जाते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिजोल्व्ड इन वाटर के अंदर अगर वो है उसके साथ अगर कनेक्टिविटी तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ब्रिटल होते हैं, मेनी आर सोल्यूबल इन वाटर, उनमें से कुछ सोल्यूबल भी होते हैं, कुछ नॉन सोल्यूबल भी होते हैं। ठीक है, देखो भाई ऑकरेंस की अगर बात करें तो मेटल की जैसे अगर यहां से अगर देखें तो भाई ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। तुम जब भी देखोगे तो जब माइनिंग वगैरह होती है तो जितने भी है ये हैं तो मेटल्स वगैरह ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर उनको प्रोसेस करके और फिर सेपरेट आउट किया जाता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सारे के सारे मिलते हैं। नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। जो नेचुरली मिलते हैं उनको मिनरल्स बोला जाता है। मिनरल्स दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स, और जो मिक्स फॉर्म में मिलते हैं इनको निकाला जाता है तो ये क्या कहलाते हैं भाई? ओर्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे ब्रास है वो किससे बना है? ब्रॉन्ज, मेटल सेल्स, स्टील वगैरह सारे निकला हुआ है। एल्यूमिनियम, कॉपर,
कोसाइन, ये सारे के सारे मिक्स पड़े रहते हैं और फिर इनको सेपरेट किया जाता है। ओक्यूरेंस ऑफ मेटल दिखने में कैसे होते हैं, सारे के सारे तुम्हें दिखाए रखे हैं, ठीक है। देखो जरा, एक्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम। भाई उनको अपने ओर से सेपरेट करके और उनको रिफाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटलर्जी बोला जाता है। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स। भाई सबसे अगर पहले बात करें एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से इनको किया जाता है। सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे लेस रिएक्टिव है कॉपर है और क्या हो गया भाई मरकरी हमारा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मॉडरेट स्टेट वाले ये दे रखे हैं और लेस वेरी लेस रिएक्टिव में कौन सा आ जाएगा? एजी, एयू और पीटी, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सीरीज दे रखी है ये मेटलर्जी वाली कि कौन हाईली रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, और सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले अगर बात करें तो कैसे उनको किया जाता है? भाई ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये उनका है भाई उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, प्रोसेस वगैरह जो होता है उनके बारे में बता रखा है। रोस्टिंग की अगर बात करें तो कह रहा है हीटिंग सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है जिंक था, जिंक सल्फाइड उसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ तो ZnO बना देगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है रोस्टिंग की, ठीक है। और कैल्किनेशन उसकी अगर देखेंगे तो हीटिंग, भाई रोस्टिंग क्या होता है तुम्हें लिखना है और उसकी रिएक्शन लिख देनी है। दूसरा कैल्सिनेशन की अगर आए तो हीटिंग कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर, किसके एब्सेंस में? भाई एयर के एब्सेंस में अगर हो रहा है तो उसकी रिएक्शन तुम्हें लिख देनी है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के अंदर तुमसे पूछ सकता है, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऐसे देखेंगे स्मेल्टिंग क्या होता है? थर्माइट प्रोसेस। भाई स्मेल्टिंग में क्या आ जाएगा? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, रिडक्शन कर रहा है, उसका रिडक्शन मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके, रिएक्शन तुम्हें दे रखी है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जो मोस्टली कॉपर के अंदर यूज की जाती है। इनकी रिएक्शंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस जरूर याद कर लेना। लास्ट हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भाई? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डेट्रोटियस ऑफ ए मेटल ड्यू टू मॉइस्चर, एयर और केमिकल। जैसे एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया था कि जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई मेटल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर दे तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन हमें दे रखा है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये यहाँ पे दिखा रखा है साफ साफ कि ये एक चेन थी लोहे की, ठीक है। मॉइस्चर और हवा के कांटेक्ट में आई, एयर के कांटेक्ट में, और देखो इसका कलर कैसा चेंज हो गया, तो ये कैसा कहलाएगा? हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो पूरा का पूरा दे रखा है, रस्टिंग जो होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। रिएक्शंस के साथ तुम्हें समझा रखा है। ये हमारा भाई जो 3rd चैप्टर था ये भी कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा, ठीक है। उनकी रिएक्शंस जो थी वो इंपॉर्टेंट है, वो पूरी की थोरोली एक बार वो सारी की सारी देख लेना और रिवाइज कर लेना। अब आते हैं हमारे आखिरी चैप्टर पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर है। देखो कार्बन की अगर देखूं तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, +4 -4, 4 गेन भी कर सकता है, 4 लूज भी कर सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि कार्बन जो है उसका वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे इसके अंदर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो बनेंगे, और लास्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा सोप एंड डिटर्जेंट वाला, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट से भाई क्वेश्चन आता ही आता है, उसका कैसे जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कैसे काम करता है वो, ठीक है। तो देखते हैं, चलो 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। देखो भाई सबसे पहले अगर बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है। अब अगर 6 है तो उसके पहले सेल में जो पहला ऑर्बिट होता है उसके अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आखिरी वाले में कितने आए? 4। अब टोटल 8 होने चाहिए। अब ये क्या करे भाई? 4 तो या तो लूज करे या 4 गेन करे। अब 4 लूज कर लेगा तो क्या होगा और 4 गेन कर लेगा तो क्या होगा, वो चीज भी देखते हैं हम, ठीक है। देखो जरा, कह रहा कार्बन अचीव स्टेबिलिटी विद 4 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट सेल while it could gain 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कार्बन एनायन। भाई गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एनायन बना लेगा, यानी कि उसके अंदर अगर देखेंगे
तो वो क्या बना देगा भाई, C4 नेगेटिव बना देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उन्हें गेन किए। अगर लूज करेगा तो C4 पॉजिटिव बना देगा। क्यों? ये कैटायन बना देगा कि उसने क्या कर दिया भाई, लूज कर दिए। यहां से अगर देखेंगे, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फोर्सेस ड्यू टू द substantial energy requirement, gaining or losing electron influences the formation of bond in the chemical compounds। वो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उसी की वजह से क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या फिर वो अगर तुम देखोगे तो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके मैकेनिज्म हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यूजुअली अ कंप्लीट आउटर शेल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब शेयरिंग होती है किसी भी दो एटम्स के बीच में, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करता है तो उनके आउटर मोस्ट सेल क्या कर देता हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। जो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एटम ए था या एटम बी है, दोनों के बीच में शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे क्या बन गया, वैलेंस, दोनों के दोनों आउटर मोस्ट सेल में फुली फिल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो बना, ये क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना इनके बीच में, और जो ये मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या बनेगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जरा देखो आगे एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से अगर देखें तो H2 बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। ऐसे अगर देखेंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि Cl2 बना। वही वाली चीज है कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई और क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्डिंग हुई। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन बन गया CH4। तो ये सारे के सारे उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं जहां पे क्या है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड इनके अंदर है। जैसे यहां पे अगर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ S8, भाई उसके अंदर हाइड्रोजन के दो बन रहे थे, इसके अंदर S8 कैसे बन रहा है? सल्फर S8 इज फॉर्म्ड व्हेन 8 सल्फर एटम्स जॉइन टुगेदर इन ए रिंग बाय फॉर्मिंग 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ईच। हर एक में दो दो बॉन्ड बनाते हुए चलेंगे तो वो S8 बना देता है। यानी कि S सल्फर के कितने एटम्स मिलेंगे? 8 एटम्स मिलेंगे, तब जाके वो क्या बनेगा, उसका ऑक्टेव बनेगा और वो स्टेबल फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का दे रखा था, क्लोरीन का दे रखा था, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन का दे दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि इसका शेयरिंग हुआ इसके साथ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा दूं थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के पास क्या है, मैंने ऐसे क्रॉस से दिखा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन के पास क्या है भाई, आउटर मोस्ट में देखेंगे 2 2 4 2 6 और एक 7 होंगे, क्योंकि 17 होता है, 2 8 और 7। तो यहां से अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये होगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले इस वाले का ये वाला लेने की कोशिश करेगा। तो ये इसके देखो 2 2 4 2 6 7 और 8 पूरे हुए, और एक बार ये लेगा इसका। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, ये एक यहां से एक यहां से 2। तो इनके बीच का जो बनेगा ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये बना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहां इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी या शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है भाई, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इजीली ब्रेक कर सकते हैं इसको। हल्का सा बॉयल करते हुए वो क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो वीक होती है, इसके लिए ये वीक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अभी पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी वीक फोर्सेज होती है, वो इजिली क्या हो जाता है, ब्रेकेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम, वो बनता कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण। नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड, उनके अंदर कोई भी जो पार्टिकल फॉर्मेशन होता है वो चार्ज नहीं रहता बेसिकली, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, छोड़ो रेस्ट क्या लो, ये को देखो भाई, मेरे पूरा दिन क्लास रहती है और अभी भी 3:30 बज रहे रात के। ठीक है, और सुबह 8 बजे से मेरा बैच स्टार्ट हो जाता है, जो ऑफलाइन वाला बैच है, और वो लगातार कंटिन्यू रात को 8 बजे तक रहता है। और अभी भी चलो फिर भी उसी एनर्जी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और तुम भोंदुओ पढ़ते नहीं हो ना, नींद आती है, इंस्टाग्राम चलवा लो, पबजी खिलवा लो तुमसे, है ना, और फिर वो बंदीबाजी तो है ही तुम्हारी, पता नहीं क्या करके मानोगे। छोटी सी उम्र में तुम लड़का लड़की बाजी करते रहते हो। पढ़ो यार भाई, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो।
देखो तुम ना कभी भी देखना, तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे ना, तुम उनसे पैसे मांगना कभी भी, तुम्हें उस चीज से पता लगेगा का आइडिया कि मेरे को ये चीज खरीदनी है, खिलौना खरीदना है, ये खरीदना है, तुम्हें कभी भी नहीं देंगे, मना करेंगे मोस्टली, है ना। लेकिन वही तुम बोलना कि पापा या मम्मी मेरे को ना इतने पैसे चाहिए और मेरे को ये बुक खरीदनी है, या मेरे को ट्यूशन वाले भैया ने या मेरे क्लास टीचर ने बोला है कि ये वाली बुक खरीद लो और वो 1000 की आएगी, 2000 आएगी। उनके पास होंगे भी नहीं ना, तब भी वो कहीं ना कहीं से तुम्हें अरेंज करके देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शिक्षा के ऊपर अगर पैसा खर्चा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो तुम उस चीज से आइडिया लगा लो कि वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। उनकी उम्र क्या है यार, थोड़े साल रहेंगे फिर, तुम्हें पता है इतनी आजकल एज है ही नहीं, है ना। वो कर किसके लिए रहे हैं, तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो एजुकेशन ही है यार, कर लो भाई। देखो देखो वर्सटाइल नेचर की अगर बात करें, तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की अगर बात करें, इसके अंदर क्या है, द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड। क्या होता है, जैसे जब सबसे पहले बात करते हैं इसकी टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, इसके लिए उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि वो अपने अलावा 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है बेसिकली, अगर बात से बोलेंगे तो। दूसरा कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कैटिनेशन होता है, यानी कि फॉर्म लॉन्ग चेन और ब्रांचेस रिंग्स वगैरह ये बना सकता है, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। लास्ट टाइम आया था डिफाइन द टर्म कैटिनेशन, और या प्रॉपर्टी कैटिनेशन कार्बन की, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिंग बना सकता है, चेन बना सकता है, लॉन्ग सीरीज बना सकता है, तो उसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। एलोट्रोपी, यानी कि कार्बन एग्जिस्ट डिफरेंट एलोट्रोप सच एज डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस वगैरह, उसके अलग अलग टाइप के वो होते हैं कंपोनेंट्स, तो उनको एलोट्रोप्स बोला जाता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक हो गया और लीनियर हो गया, तो उसको बोलते हैं उनके आइसोमर्स हो गए। और पॉलीमराइजेशन, कार्बन एज integral to the formation of the polymers, establishing the creation of the wider range of the synthetic material with डाइवर्स एप्लीकेशंस। मतलब उनकी सिंथेटिक कार्बन का अगर देखें तो उसका सिंथेटिक बहुत सारी चीजें अलग अलग बनाई जा सकती है, जिनके अलग अलग एप्लीकेशंस है, इसलिए उनको पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। एलोट्रोपी की अगर बात करें तो इनके अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं, कैटिनेशन चेन्स वगैरह बना लेता है, टेट्रावेलेंसी खुद के अलावा 4 बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। ये किसकी थी भाई, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज लगा लो एक प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो ए कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, उनके अलावा और कोई भी एटम ना हो, तो उनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो जिनके अंदर, ठीक है। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड होंगे वो एल्कलीज कहलाएंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस कहेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, ये एक बार जरूर पढ़ लेना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को एल्काइंस बोला जाता है, सॉरी एल्कलीज बोला जाता है, और या एल्केन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये वही अलग अलग डिफाइन कर दिया, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। स्टेटमेंट रीड कर लेना। नोमेनक्लेचर की अगर बात करें, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इनके आईयूपीएससी नेम्स है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर अगर देखेंगे तो जैसे सबसे पहले अगर एक कार्बन एटम है तो उसका फॉर्मूला, फिर 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैना, डेका, ये सारे के सारे तुम्हें दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर इसको मेरे को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, 2 + 2 कितने हो जाएंगे, 4। कार्बन 2 है तो यहां 2 रखो, 2 यहां से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, देखो 6 है। तो याद करने का तरीका होता है CnH2n+2, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनो, डेका, ये सारे के सारे तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस है। पूछ लेगा भाई मीथेन का फॉर्मूला बताओ या हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए C6H14 होता है। अब मेरे को 6 तो पता है, 14 नहीं पता। 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दे 14, तो 6 और 14, ठीक है। नेक्स्ट आता है
इसके अंदर अगर तुम देखोगे अच्छा ठीक है, यहां पे अगर देखोगे सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन आएगा, वो नोमेनक्लेचर में बता रहा है। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। जैसे यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये फॉर्मूला था ईथ मीथ प्रोप, ठीक है, तो प्रोप डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया, प्रोप इन बन गया, ठीक है। यहां पे इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा का पूरा दे रखा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये आइन बन जाएगा, ठीक है, उसी का नोमेनक्लेचर में ये दे रखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंबेशन होता है, कंबेशन यानी ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में होगा, रिएक्ट होगा, आग लगेगी, लाइट लगेगी, मतलब लाइट आई उड़ेगी और हीट रिलीज होगी, ठीक है, स्पार्कलिंग टाइप समथिंग, वो कंबेशन हो जाएगा। कंबेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला मीथेन का मैंने कर दिवा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट निकल जाएंगी। वैसे सेम एल्कोहल का दे रखा है, ठीक है, ये रिएक्शन है इसकी। नेचर ऑफ फ्लेम कैसा कैसा होता है, saturated hydrocarbons such as methane and ethane burn with a clear blue flame in the presence of sufficient oxygen। अगर ऑक्सीजन सफिशियंट है, देखो तुम लोगों को पता है जब भी याद रखना, जब भी बर्निंग होगी ना तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगी। तुमने देखा होगा ना जब कोई सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर में आग लग जाती है तो गिल्ली बोरी करके उसके चारों तरफ लपेट दी जाती है, वो किया जाता है ताकि ऑक्सीजन वहां से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज किया जा सकते हैं, ठीक है। ये उसी के बारे दे रखे हैं, केरोसिन होता है वो कैसे होता है, सारी देखता कि अगर जलाया जाएगा तो कैसी फ्लेम देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कितनी बार बताऊं यार, सारा वही है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल दे रखा है कि भाई उसके अंदर अगर उसको ऐड और ऑक्सीजन को कर दिया जाए तो इथेनॉल के अंदर ऐड की तो इथेनोइक एसिड बना दिया, प्रोपेनल के अंदर की तो प्रोपेनोइक एसिड बना देगा, बेंजोइक एल्कोहल में करेंगे तो बेंजोइक एसिड बना देगा। ये वही सारी चीज बना रखे हैं कि वो एल्कोहल रहेगा उसके अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड अगर हो रही है तो वो क्या बना देगा भाई, एसिड बना देगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वो होगी कि जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई, कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है। हाइड्रोजनीनेशन रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ इज एम्प्लॉयड इन द हाइड्रोजनेशन of vegetable oil। vegetable oil typically consists of a long unsaturated carbon chain, whereas animal fat possesses saturated carbon chain। animal fat commonly contain saturated fatty acid which are detrimental to health। भाई तुम लोगों को पता है सही नहीं होता है वो चीजें, वो उसी के अंदर बताते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरी चीज को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसी के अंदर वो चीज रिएक्शन भी दे रखी है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इथेनॉल वाले, ठीक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इसके अंदर तुम्हें पढ़ना है बेसिकली। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है सोडियम के साथ, ये रिएक्शन करनी है तुम्हें कि भाई यहाँ पे एसिड था हमारा सॉरी इथेनॉल वाला, उसकी रिएक्शन हुई सोडियम के साथ तो क्या बनाएगा, और रिएक्शन टू फॉर्म अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाना है वो वाली चीज दे रखी है। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड दे रखे हैं। सबसे पहले बात करें इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड कंपाउंड होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ये उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, एक बार रीड मार लेना, ठीक है। ऐसे एसिटिक एसिड की बात करें तो C2H4O2 होता है, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, 5 to 8% है वो सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है इन वाटर, इज टर्न्ड विनेगर एंड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार वगैरह में डालने के लिए काम आता है ताकि वो खराब वगैरह ना हो, ठीक है, पढ़ लेना एक बार इसको। डीनेचुरेटेड एल्कोहल की अगर बात करें तो इसके अंदर एल्कोहल से टू फॉर्म एल्कोहल दैट इज डीनेचुरेटेड इथेनॉल, unsuitable for the consumption of large quantity due to its adverse effect on health। excessive alcohol intake can impediment, वो वाली आते हैं अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है ना, कोई भी चीज है ज्यादा मात्रा में ली जाएगी तो खराब ही करेगी हेल्थ को, उसी के बारे में सारा बता रखा है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा इसका द मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा इसके अंदर ना इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाली जरूर करके जाना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो सोप वाला समझो, सोप और डिटर्जेंट का क्या है, देखो कह रहा है सोप कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर सोडियम और पोटाशियम की चेन रहती है, ठीक है। द आयनिक एंड ऑफ द सोप डिजोल्व इन वाटर, आयनिक एंड जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, while द कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल, और जो कार्बन वाला चेंज है वो किसके अंदर डिजोल्व होता है, ऑयल के अंदर। जैसे भाई कोई भी हमारे जो कपड़ा वगैरह गंदा हो जाता है उसके अंदर जो लगाया जाता है तो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके साथ कौन सा होगा, कार्बन वाला, ठीक है। इसके अंदर दो होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल और एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड।
टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, फोबिक मतलब जो दूर जाएगा, और फिलिक मतलब जो मिक्स हो जाएगा, और दूसरी जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा। सोप मॉलिक्यूल होता है, डिटर्जेंट्स आर टिपिकली अमोनियम और द सल्फेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और अमोनियम वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हेड वाला हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। जब भी सोप वाला है डायग्राम बना के दिखा देना, सोप मॉलिक्यूल यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा क्लीनिंग एक्शन की भाई कैसे सफाई करता है, वो साफ करता है, उसके बारे में। तो देखो कह रहा मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली एंड द ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। भाई जो हमारा डर्ट होता है मोस्टली ऑयली रहता है, और ऑयल तुम्हें पता है कभी भी वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। कह रहा सोप मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलिस। मिसलिस क्या होता है, जैसे ये वाला दिखा रखा है ना, इस टाइप का होता है। जैसे तुम देखोगे, जैसे वो देखा है, जैसे अगर कोई चीनी रख दिया जाए, मीठा रख दिया जाए, तो चींटियां उसके चारों तरफ चिपक जाती हैं। ये उसी तरीके का होगा, डस्ट पार्टिकल होगा ना जो ऑयली, वो उस बीच में रहेगा, और ये जो सारा पोर्शन हो उसके चारों तरफ लपट जाएगा। इस टाइप से ये जो दिखा रखा है ऑयल ड्रॉपलेट है, और ये सारे के सारे इसके अंदर लग गए हैं, ठीक है। यहां से अगर तुम देखोगे ऑयल वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा का सारा इसके ऊपर ये चिपक गया है, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, हेड वाला और टेल वाला दोनों, ठीक है। In missiles, one end is oriented towards the oil droplet, एक oil की तरफ होता है, while the other which is ionic faces outward, और वो आयनिक वाला जो देखो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसलिस resides in the center of the mislis. The mislis remains in the solution as a colloid solution, तुम्हें मैंने पहले बताया था क्या होते हैं, ठीक है। Preventing them from coming together and precipitating due to the ionic ion repulsion, ion की repulsion के साथ वो precipitate हो जाता है। Soap missiles are large enough to scatter light, therefore a soap solution appears cloudy। ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। तो देखा होगा ना, तो जैसे जब साबुन वगैरह होता है, झाग बन जाते हैं, तो लाइट कैसे उसको एक प्रकार से क्लाउडी सा वो दिख जाता है। कभी बकेट लेना, उसके अंदर सिर्फ ऐसे मिलाओगे ना, क्लाउड सा बन जाएगा। वो लाइट को क्या करता है भाई, स्कैटर करता है, उसकी वजह से वो चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा दिखा रखा है, सोप सॉल्यूशन था, इनके अंदर एक ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह था, उसके ऊपर ये सारा का सारा क्या हो जाता है, मिसिल्स बन जाता है, और उसके चारों तरफ चपक जाता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर बात करें तो हार्डनेस तुम्हें पता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर दो प्रकार का आता है। जैसे लेथल होगा, कम यहाँ पे दिखाई रखा है। हार्ड वाटर रेफर्स टू वाटर विद ए हाई मिनरल कंटेंट, जिसके अंदर मिनरल्स ज्यादा वगैरह होते हैं, उसको बोला जाता है। पर्टिकुलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट विद दीज साल्ट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स और नोन एज स्कम। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे नीचे जो जम जाता है, उसकी बात कर रहा है, ये सारे के सारे सोल्ट वगैरह है ना, उसके अंदर झाग वगैरह जो बन जाते हैं उसकी। सॉफ्ट वाटर होता है विच लैक्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट डज नॉट फॉर्म स्कम विद सोप। सोप के साथ जगह नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे कपड़े धोते हैं तो खराब पानी है, उसके अंदर झाग ज्यादा बना देता है और वो नीचे जम जाता है, उस टाइप के, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम एंड सल्फोनेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। The charge end of these the compounds are not insoluble precipitate। वही वाली चीज है कि भाई वो उसके अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, हार्ड वाटर वगैरह में। तो इसके अंदर ये किस में बनाया जाता है, लिथिल जो इसके अंदर बनता है, सॉफ्ट वाटर में धोना, उनको लिए क्या बोला जाता है, कंपैरेटिवली हार्ड वाटर थोड़ा इजी होता है, ठीक है। चलो भाई, ये तुम्हारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस था, ठीक है, जिसके अंदर हमने चारों चैप्टर देखे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे मैंने तुम लोगों को बताए। इसके अंदर तुम लोगों के लिए अगर तुम देखोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो टेबल और आती है जिसके अंदर तुम्हें पूरे के पूरे करने हैं, जिसके जैसे फॉर्मेशन अगर तुम करोगे तो उसके अंदर कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, वो सारे और उसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। वो और रिवाइज कर लेने एक बार, और बाकी इसके अंदर जितना भी था वो मैंने डाल दिया, पूरी कोशिश की है कि जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाल सकता हूं मैंने डाल ले, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से करके आना। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।